गुड आफ्टरनून सबों को मेरे भाई। चले हम लोग जो है आज सेट 7 जो कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था भाई, है ना, दिया गया था, है ना। ठीक है, चलिए आइए भाई जरा सा क्वेश्चन को हम लोग देखें। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट और क्या कह रहा है भाई, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के बीच जब अभिक्रिया कराई जाती है भाई, तो बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। देखो भाई, जब ये बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है कि सोडियम जो है ये क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2NaCl प्लस BaSO, इसका फॉर्मेशन होता है भाई। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ये सोडियम के पास जो मूलक था और बेरियम के पास जो मूलक था, मूलक का एक्सचेंज हो रहा है भाई। और मूलक का जब एक्सचेंज हो तो हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कहेंगे भाई, जिसको कहा जाता है दोहरा विस्थापन। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में, आवर्त में लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स होते हैं। देखो भाई, ये लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स जो होते हैं, आपको पता है कि लेंथेनाइड्स जो हमारा है 51 से लेकर के, है ना, सॉरी क्या हो गया भाई, कौशल जी जरा ये बैक हो गया, देखिए तो इसको, बैक हो गया। किसको? किसको? ये वाला? अच्छा ठीक। तो यहां पर देखा जाए भाई कि कहता है कि लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, आप जानते हो भाई कि लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स को पेरियोडिक टेबल में जो है नीचे रखा गया है भाई, पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा गया है। और ये छठा और सातवां का जो है आवर्त का जो है क्या था, ये सदस्य था भाई। और आप जानते हो कि जो है 57 से लेकर के 57 से लेकर के 71 तक का जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, वो हमारा लेंथेनाइड्स है। ये हमारा लेंथेनाइड्स है। ये हमारा क्या है भाई, लेंथेनाइड्स है, लेंथेनाइड्स है। और ये किस ग्रुप का है भाई, ये जो है हमारा छठे आवर्त का ये जो है मेंबर है भाई। और दूसरा है हमारा 89 से लेकर के जो हमारा है 103 परमाणु संख्या वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे एक्टिनाइड, एक्टिनाइड्स। तो ये जो छठा और सातवां आवर्त का मेंबर है भाई। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रखा गया है, तो भाई छठा और सातवां आवर्त में जो है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रखा गया है। बात को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोशिकाओं का गीला पैक, मतलब द सेल्स आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड करने का मतलब क्या होता है भाई, वो कंपैक्टली अरेंज नहीं होगा, है ना। लूजली पैक्ड का मतलब होता है कि उसके सेल्स के बीच जो है इंटर मॉलिकुलर स्पेस, यानी क्या होगा, ये पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो है लूजली पैक होगा भाई। और इसके बीच देखो ये है ना, ये क्या है, ये है इंटर मॉलिकुलर स्पेस, यानी अंतर जो आणविक स्पेस जो है ये पाया जाता है। क्या कह रहा है भाई, ए सेल्स आर यूजली पैक्ड सो इट प्रोवाइड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। यानी ये जो लार्ज सेलुलर स्पेस पाया जाता है, ये लार्ज हो गया हमारा, लार्ज
इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, और ये क्या होता है, लूजली पैक होता है भाई। ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं, ऐसे टिश्यू को बोला जाता है पेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा जो होता है भाई, वो लूजली मतलब जो है पैक्ड होता है भाई, साथ ही साथ उसमें लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस पाए जाते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जाएगा डी नंबर आंसर होगा, पेरेनकाइमा होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य करते, मान लो भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हम दो बल लगा रहे हैं विपरीत दिशा में। इधर मान लीजिए कि एक बल F1 लग रहा है और उसके जस्ट अपोजिट जो है बल हमारा क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। अगर ये दोनों बल समान हो करने का मतलब क्या हो गया भाई, अगर मान लीजिए हम ऊपर जो है 10 न्यूटन से अगर खींच रहे होते हैं और नीचे भी 10 न्यूटन से अगर हम खींच रहे होते हैं भाई, तो भाई कहता क्या है कि निकाय पर किया गया कार्य करने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा भाई, क्या करेगा, अगर मान लो हम दीवार को जो है अगर जिस बल से धक्का मारें, दीवार भी हमको उसी बल से धक्का मारेगा, तो दीवार अपने जगह पर स्थिर रहेगा। यानी यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाई, वो शून्य होगा। क्योंकि डायरेक्शन जब अपोजिट है तो यहाँ पर जो है आर जो हमारा होगा यानी रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा। और दोनों का मान चूंकि सेम है भाई, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि F1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, F2 दिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए क्या कह रहा है कि विकास का सिद्धांत में बताता है कि जीवन सिंपल से जटिल रूप में विकसित हुआ है। ध्यान दो मेरे भाई, ये थ्योरी दिया गया था कि जो है लाइफ जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेटेड हुआ है। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है भाई, कि पहले जो इस पृथ्वी पर सरल जीव आए, उसके बाद जो है एडवांस जीवों का पदार्पण हुआ है। जैसे देखो भाई, जब हम लोग माँ के गर्भ में आते हैं तो जो है उस समय हमारा जो आकार होता है वो अमीबा की तरह का होता है, क्योंकि पिताजी के द्वारा दिया गया स्पर्म और माताजी के द्वारा दिया गया ओवम के बीच जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो ये जायगोट का निर्माण होता है। पहले हम लोग जब पृथ्वी पर आते हैं, माँ के घर में आते हैं, तो एक कोशिकी होते हैं, और जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट होता जाता है, माँ के अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो 9 महीने में हम कंप्लीट जो है मनुष्य का रूप धारण करते हैं भाई। तो ये सिंपल हुआ, और उसके बाद क्या होगा, ये फिर ये विभाजन होगा, फिर क्या होगा भाई, डिफरेंट प्रकार के सेल्स बनेंगे। सेल्स से क्या बन जाएगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू से फिर क्या बनेगा भाई, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से फिर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और उसके बाद तो हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होगा। यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जीवन की उत्पत्ति हुई है। और ये जो है कथन था हमारे डार्विन साहब का, है ना। डार्विन साहब ने कहा था कि जीवन की जो उत्पत्ति होती है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। थैंक यू उपेंद्र भाई, आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है भाई, है ना। आप सी जवाब दे रहे हैं, सही है। चलिए आगे हम लोग जो है बात करते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त है विकल्प भरे। क्या कहता है, ध्वनि का पिच। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्वनि का जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर ऑफ साउंड, जो आपने पढ़ा होगा, उसमें जो ध्वनि के 3 कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा, है ना, इंटेंसिटी। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है पिच, और तीसरा होता है क्वालिटी। तो ये जो पिच जो होता है भाई, ये पिच जो है ये किस पर निर्भर करता है भाई, ये पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि जिस ध्वनि की आवृत्ति जितनी ही अधिक होती है, उसकी जो है उसका जो पिच होगा, उसका जो तारत्व होगा, वो उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, और जैसे देखिए कि अगर हम आपसे कहें कि मच्छर की भनभनाहट और शेर की दहाड़ में किसका पिच ज्यादा होगा, तो बोलेंगे मच्छर की भनभनाहट का पिच ज्यादा होगा। क्योंकि भाई जो है फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा जो है मच्छर की भनभनाहट की होगी।
तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा भाई, वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा, यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि H2O2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस O2 में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। ध्यान दो मेरे भाई, H2O2 है प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस O2। यहां पर देखिए, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। आप जानते हो मेरे भाई कि अगर कोई एलिमेंट अनकंबाइंड स्टेट में हो, किसी के साथ जुड़ा हुआ ना हो, जैसे मान लिया जाए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई ये क्लोरीन है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, या होमो एटॉमिक एलिमेंट अगर हो, जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, ये सारे जो हमारे होमो एटॉमिक एलिमेंट हैं, और होमो एटॉमिक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मेरे भाई, वो क्या होता है भाई, 0 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। और यहाँ पर जो है H2O2 में जो है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर जब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 है। अब बताओ भाई, इस H2O2 ने क्या किया, इस H2O2 ने क्लोरीन की ऑक्सीजन नंबर को क्या कर दिया, घटा दिया। 0 से घट के क्या हो गया, -1 हो गया। तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे है एजेंट को बोलेंगे, सब्सटेंस को बोलेंगे जो किसी भी रिएक्शन में दूसरे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो डिक्रीज कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्लोरीन को क्या कर दिया गया, रिड्यूस करा दिया गया, और जो रिड्यूस कराता है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये हमारा किस तरह से कार्य करेगा मेरे भाई, H2O2 है एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। आई बात समझ में। जैसे मतलब एक और मतलब जो है मैं एग्जांपल आपको देकर बताना चाहेंगे। जैसे देखो ZnSO4, Zn प्लस USO4, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दें आपको कि Zn प्लस USO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर देखिए सल्फेट का -2 होता है, ये +2 हो गया आपका। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर ये -2, ये +2 होगा। अब बताओ भाई यहाँ पर जो है इस Zn ने क्या किया, इस Zn ने कॉपर के +2 को जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसके ऑक्सीजन नंबर को क्या क्या घटवा दिया। और जो दूसरे के ऑक्सीजन नंबर को घटा देता है, रिड्यूस करा देता है, वो क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आया। उसी प्रकार से यहां पर इसने क्या किया, इसके ऑक्सीजन नंबर को घटा दिया, इसलिए ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर भाई। ठीक है, राहुल कुमार जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी नंबर होगा भाई। क्यों होगा, ये बात आपने समझ गया होगा। अब देखो गति का जो पहला समीकरण होता है वो किसके बीच का संबंध दर्शाता है। गति का जो पहला है आपका समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ये होता है ना भाई, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, पहला समीकरण है। इसमें आप क्या देखते हो, इसमें हमारे वेग और समय के बीच का जो है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ये संबंध बताता है भाई, है ना। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आंसर मेरा सही होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इनमें में से कौन सा प्रयोग करने के लिए गलत होता है। कौन सा प्रयोग करने के लिए गलत होता है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट टू यूज। अच्छा बताइए, देखिए हम लोग जो यूज करते हैं उसमें कौन सा जो है वो गलत है। ए मोल ऑफ एन एलिमेंट, ए मोल ऑफ ए कंपाउंड, ए एटम ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम ऑफ कंपाउंड। देखो भाई कोई भी एलिमेंट अगर है, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। और किसी भी कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या कहलाता है मेरे भाई, ये मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो अब एक यौगिक का जो है आप एक
एक यौगिक का जो है एक जो एक यौगिक का एक परमाणु कहा जा रहा है, ये क्या है? ये बिल्कुल मतलब जो है हमारा फेयर नहीं है, ये गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हम एक यौगिक का परमाणु नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे भाई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हमारा हो जाएगा एक यौगिक का परमाणु जो है, ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर? ठीक है भाई, स्फेरिकल मिरर है, मान लीजिए स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, या तो हमारा ये अवतल होगा, ये अवतल दर्पण होगा भाई, या क्या हो जाएगा? या उत्तल दर्पण होगा। दो प्रकार के हो सकते हैं भाई। ये क्या हो जाएगा? ये उत्तल दर्पण होगा। अब सवाल आपसे कहता है कि इस सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया भाई। इसका जो सेंटर होता है, इस सेंटर को क्या बोलते हो भाई? इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए कि किसी गोलाकार दर्पण का मतलब होता है स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। इसके जो प्रावर्तक सतह होते हैं, अब इससे कह रहा है आपको जो रिफ्लेक्ट होगा भाई, जब इसका मिडिल पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? जैसे मान लो अगर ये ए और बी हमारा जो है अवतल दर्पण है, तो उसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। आंसर क्या होगा मेरे भाई? एक नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक धनायन है? धनायन जैसे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो होता है भाई वो तुम्हारा क्या है? ऋणायन है। नाइट्रेट भी आपका निरायन है, कार्बोनेट भी आपका निरायन है ना, यानी NO3 है ना, ये निरायन है आपका। कार्बोनेट है, ये क्या होगा? कार्बोनेट भी आपका जो है निरायन है। और यहाँ क्या है? अमोनियम है ना, ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका? ये धनायन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा जो होगा है ना, जैसे अमोनियम क्लोराइड अगर हम लोग लिखते हैं ना, अमोनियम क्लोराइड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा भाई, तो ये धनायन हो गया हमारा। ये अमोनियम क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है पूछ रहा है कि कौन जो है धनायन होगा, इन कैटायन की बात कर रहा है, तो NH4 हमारा जो है हम अमोनियम जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो धनायन होगा भाई। कहता है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह आप जानते हो मेरे भाई, विचारों का संग्रह जो होता है ना, हमारे ब्रेन का जो सबसे अग्रभाग होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं उसको भाई? सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम इज द सेंटर ऑफ मेमोरी, नॉलेज, थिंकिंग एंड वाइजनेस, है ना। सबका केंद्र क्या होता है? हमारा सेरिब्रम होता है, जिसको जो कि हमारे सबसे आगे वाला मस्तिष्क होता है, बीच मिडिल हो जाएगा आपका, और फिर जो है पश्चिम मस्तिष्क होगा। यहाँ पर सेरिब्रम देखिए चॉइस में नहीं दिया हुआ है हमको, सेरिबेलम दिया हुआ है, जो कि बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है भाई। ये क्या करता है? ये बैलेंसिंग का काम करता है, ये बॉडी को संतुलित रखने का काम करेगा। और ये फोर ब्रेन जो है हमारा दिया हुआ है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर ब्रेन ही हमारे जो है मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ पर कि थिंकिंग होता है, विचारों का है हमारा जो है संग्रह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। राहुल भाई बिल्कुल गलत बात है, सेरिबेलम नहीं होगा भाई। सेरिबेलम जो है हमारे जो है बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति दारू ताड़ी पी लेता है ना, तो उसका कमर जो है लचकने लगता है ना, उसका जो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है रैंडम हो जाता है, बॉडी का बैलेंसिंग गड़बड़ा जाता है। और ये जो है रिक्शा जो रेगुलेशन जो है वो हमारे सेरिबेलम के द्वारा होता है। हाथ को ऊपर करना, नीचे करना, जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, यानी जितने भी हमारे जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, उस सबको रेगुलेट करना सेरिबेलम का काम होता है मेरे भाई, है ना। थिंकिंग, नॉलेज, वाइजनेस, मेमोरी, इसका जो सेंटर हमारा जो है वो हमारा सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम आप कंफ्यूज कर रहे हो, सेरिब्रम और सेरिबेलम अंतर है, ये होता है सेरिब्रम। और सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, और वो किस का भाग होता है? वो फोर ब्रेन का भाग होता है मेरे भाई। इसीलिए है ना,
यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका फोर ब्रेन होगा, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, खतरे का संकेत देने वाली लाइटों में लाल रंग क्यों वरीयता दी जाती है। लाल रंग क्यों दिया जाता है भाई, क्योंकि लाल रंग बहुत लोगों को पसंद आता है। गलत बात है भाई, पसंद से थोड़ी होता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है, ये भी गड़बड़ है, क्योंकि लाल रंग का तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई। तो क्योंकि लाल रंग का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है और ये कोहरे और धुएं से सबसे कम प्रकिरणित होता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा, हमारा रेड होगा, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो सबसे ज्यादा होता है ना। तो सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए जो है दूर से भी हमें लाल रंग जो है स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है, इसीलिए खतरे के निशान के लिए हम लोग जो है लाल रंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक क्या है। देखो मेरे भाई, तीन प्रकार के मेडिसिन प्राय होते हैं। एक होता है हमारा एंटीबायोटिक, एक होता है एंटीसेप्टिक और एक होता है एंटीपैरेटिक्स। एंटीबायोटिक किसको कहेंगे, एंटीबायोटिक हम उसे कहेंगे जो कि हम जो है इंटरनली जो हमें फिट करने का काम करता है। जो हम लोग दवा खाते हैं, टिकिया खाते हैं, वो हमारा क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक किसको कहते हैं, जिसका कि उपयोग हम एक्सटर्नल यूज के लिए करते हैं भाई। जैसे आपने फेयर लवली, है ना, ये सब जो है क्या है, एंटी है, सेप्टिक है। देखो है ना, या मान लो किसी को जो है इचिंग होता है तो इच गार्ड लगा लिया, वो क्या है, एंटीसेप्टिक, मतलब एक्सटर्नल यूज ओनली। यानी ऐसा नहीं कि फेयर लवली थोड़ा लगा भी लीजिए, थोड़ा चाट भी लीजिए तो अंदर से भी थोड़ा फेयर कर देगा, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, है ना। तो है जो एक्सटर्नल यूज करेगा उसे क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जितने भी क्रीम होते हैं एंटीसेप्टिक होते हैं। और सर दर्द, बदन दर्द को जो है खत्म करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक्स करते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक होता है, इसका जो निर्माण होता है भाई, वो जो हमारे फंगस के द्वारा है इसका निर्माण किया जाता है। तो जो है हमारे जो फंगस होते हैं, मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम फंगस एंड फंगल लाइक ऑर्गेनिज्म, ये फंगस से, कवक से तैयार किए जाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक क्या है, तो फंगस से, जीवों से तैयार की गई एक दवा है, तो हम लोग बोलते हैं आपका एंटीबायोटिक बोलते हैं। एनेस्थेटिक जो कि आपको बेहोश कर देने वाला जो होता है उसको एनेस्थेटिक बोलोगे भाई, है ना। तो सर्जिकल ऑपरेशन के लिए उपयोग में जाने वाली दवा नहीं, ये सब नहीं है ना, नींद की गोली नहीं भाई। ये क्या है, आपका एंटीबायोटिक है, जो फफूंदी जैसे जीवों से तैयार किया जाता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ध्यान दो मेरे भाई, जिस प्रकार से ग्रह के चारों ओर, जिस प्रकार से ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर काटते रहते हैं भाई, उसी प्रकार से रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भाई न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा पर है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये वृत्ताकार कक्षा हो जाएगा। 46 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 46 का आंसर हमारा जो है सी होगा। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जो है न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है भाई, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। और ये हो गया हमारा जो है सी नंबर आंसर मेरा सही होगा। मेरे स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है, कि भाई जब स्विच ऑन होता है तो बल्ब कैसे जल जाता है, धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, तंतु फैल जाते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तंतु दूसरे को स्पर्श करते हैं। गलत सलत बात है भाई, है ना। धारा की वजह से जो है क्या होता है, तंतु गर्म हो जाते हैं और ये जलने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हो भाई कि विद्युत धारा जो है उष्मा उत्पन्न करता है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा पहला नंबर आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होगा। ध्यान दो भाई, जी जो होता है, जी आपने पढ़ा था भाई, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है भाई, वो कहता है आपसे कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु का कि कुछ द्रव्यमान हो, एक दूसरे को क्या करता है भाई, अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो आकर्षण का बल होता है इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो एफ जो है किस पर निर्भर करता है भाई, एफ जो है
M1 और M2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, साथ ही साथ इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो इक्वेशन होता है भाई, और जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती M1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर, यानी F जो गया बराबर हो जाएगा G, यहाँ पर कांस्टेंट डालेंगे, M1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर होगा। तो वो G का निकालना है भाई यूनिट, तो हम जानते हैं कोई फॉर्मूला अगर हमको मालूम हो हम उसका जो आसानी से जो है मात्रक लिख सकते हैं भाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमको G निकालना है, तो G बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो कोना कोने गुना कर देंगे, F आर स्क्वायर हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 हो जाएगा भाई। तो बल का मात्रक क्या लिखोगे, न्यूटन लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर लिख दोगे भाई, और मास को केजी लिखोगे, यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ऐसा यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमारा पहला चॉइस क्या हो जाएगा भाई, वो सही होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, आगे देखा जाए। आगे वो जो सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें अपेक्षाकृत उच्च प्रतिरोध होता है और परिपथ में धारा को कम करने के रूप में लाया जाता है। परिपथ में धारा को कम करने का मतलब होता है मेरे भाई कि परिपथ में जो बहते हुआ जो हमारा जो करंट है उस करंट का अवरोध पैदा करना, और करंट को अवरोध कौन पैदा करता है भाई, तो प्रतिरोध पैदा करता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट आता है कि कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं। टायरों के ट्रेड इसके डिजाइन सुंदरता को बढ़ाने के लिए होते हैं, नहीं भाई, घर्षण को कम करने के लिए होते हैं, वाहन की गति बढ़ाने के लिए होते हैं, कि घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए होते हैं। तो भाई सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए है ट्रकों में, कारों में, बुलडोजरों में, टायरों में ट्रेड बनाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक प्रकाशीय उपकरण एक्स की फोकस दूरी दी गई है -30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक्स की फोकस दूरी दी हुई है इतना, ठीक है। यहाँ पर एफ क्या दिया हुआ है भाई, एफ दिया हुआ है हमारा -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहा था कि वो उपकरण का नाम बताइए, वो एक्स क्या होगा। तो ध्यान दीजिए भाई, एक्स क्या होगा, चूंकि माइनस में दिया हुआ है ना, तो जब माइनस में दिया हुआ है तो हम जरा सा देखते हैं कि पहला क्या है, उत्तल लेंस है। अगर उत्तल लेंस हमारा होगा, है ना, स्वाभाविक है भाई, अगर उत्तल लेंस हमारा होगा तो फोकस जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है उत्तल लेंस तो ये है नहीं, क्योंकि इधर ये दूरी निगेटिव है और इधर क्या हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव होगा। तो फोकस पॉजिटिव होता तब ना उत्तल लेंस होता भाई। तो पहले कह रहा है कि उत्तल लेंस होगा, ये तो गड़बड़ हो गया पहले ही भाई, है ना। दूसरा ने कहता है क्या, अवतल दर्पण होगा। अगर अवतल दर्पण होगा, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण अगर इस प्रकार से अगर दर्पण होगा भाई, इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो अवतल दर्पण हो सकता है, ये बात हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण हो सकता है, और अवतल लेंस हो सकता है। उत्तल लेंस तो नहीं हो सकता भाई, अवतल लेंस हो सकता है और अवतल दर्पण हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि हमारा बी नंबर जो चॉइस है ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस हो सकता है और अवतल दर्पण भी हो सकता है ना। तो अवतल दर्पण भी हो सकता है भाई, ये जो है हमारा आंसर सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर आंसर हमारा सही होगा। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है भाई। पौधे के हर भागों में पहुंचाया जा सकता है भाई, है ना, जड़ों में, बीजों में, फलों में, है ना, हर जगह है। इसे क्या कर सकते हैं, इसे जो हम लोग पहुंचा सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्योतक उत्तकों तक ये क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का मतलब क्या हुआ, NaS। सोडियम सल्फाइड और तनु HCl। HCl का मतलब क्या हो गया भाई, HCl हो गया, है ना। अब कहता है कि 7 अभिक्रिया कराई जाती है
तो दुर्गंध गैस उत्पन्न होती है। दुर्गंध गैस उत्पन्न किससे हो गया भाई? यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा भाई। हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा ये जो है पंजेंट स्मेल इसका होता है भाई, है ना। और ये जो है बहुत ही दुर्गंध युक्त गैस होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड और HCl अम्ल के साथ अगर क्या कराया जाता है भाई, तो दुर्गंध गैस जो है कौन उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न। ठीक है, तो यहां पर देखिए H2S हो गया। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पूर्णतः विभाजित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म लेने की क्षमता। अगर मान लो जैसे हमारा अर्थवर्म है भाई, अर्थवर्म को अगर हम कटिंग कर देते हैं तो अर्थवर्म का जो टुकड़ा होता है उससे फिर नया अर्थवर्म क्या होता है? बन जाता है। इसको कहा जाता है भाई, है ना, पुनर्जनन। मतलब क्या हो जाएगा? रीजनरेशन। फिर से क्या होता है? वो रीजनरेट कर जाता है, पुनः बन जाता है भाई। उसको हम लोग बोलते हैं पुनर्जनन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसी भी जीव के अंगों के टुकड़ों से जब पूर्ण जीव का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है रीजनरेशन। ठीक है भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री को दर्शाता है। सभी निम्नीकरण युग जो है योग्य है सामग्री को जो दर्शाने का काम करता है भाई। तो कागज, कांच की बोतल, दूध के पैकेट, अंडे के छिलके, केले के छिलके, दवा की बोतल, पुराना जूता, वासी बिस्कुट, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती और आलू के छिलके। ध्यान दो भाई, ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या है? ये बिल्कुल जो है निम्नीकरण युक्त सामग्री है ना। ये जो है अंडा का छिलका है, चाय की जो पत्ती है, आलू के जो छिलके हैं, ये सभी जो है बिल्कुल क्या हो जाएंगे? निम्नीकृत हो जाएंगे, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हमारा 90 का जो है C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है भाई। चंद्रमा पृथ्वी जब दूर होता है तो आकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। जब पृथ्वी चंद्रमा के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक बल और अधिक होता है। भाई जो जितने करीब होगा, है ना, उसके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए चंद्रमा जब पृथ्वी के करीब होगा भाई तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। 3 नंबर आंसर हमारा सही होगा। 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का गुटका, 2 मीटर भुजा वाला घनाकार लकड़ी का गुटका है भाई, है ना। तो आप जानते हो भाई कि जो है ये जो गुटका है वो कैसा है? घन के आकार का है, ठीक है ना। एक किसी टेबल पर रखा हुआ है। मान लीजिए कि कोई टेबल है, इस टेबल पर जो है ये घन के आकार का जो है एक गुटका जो है हमने यहाँ पर क्या कर दिया? रख दिया। ये घनाकार मान लीजिए गुटका पर है, ठीक है, ये घन के आकार का हो। अब कहता क्या है कि गुटका टेबल पर रखा हुआ, यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 ग्राम हो, 10 किलोग्राम हो, इसका मास क्या दिया हुआ है भाई? इसका मास दिया हुआ है 10 केजी भाई। नीचे की ओर क्या लगेगा भाई? नीचे की ओर जी काम करेगा, है ना। तो जी का मान क्या दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है भाई। तो फोर्स कितना लगेगा? W बराबर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। या F इक्वल टू क्या लिखेंगे? mg लिखेंगे भाई। तो बल कितना लग रहा है नीचे की ओर भाई गुटके के द्वारा एक टेबल पर? तो टेबल पर जो बल लग रहा है वो बल हमारा क्या हो जाएगा? F इक्वल टू mg हो जाएगा। यानी F बराबर हो जाएगा हमारा mg। इतना बल लगा। और आप क्या कहता है निकालने के लिए मेरे भाई? दाब कितना होगा? तो आप जानते हो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है भाई। फोर्स हमारा कितना हो गया? mg हो गया। और एरिया क्या होगा? तो चूंकि गुटका का जो नीचे वाला जो
जो वर्गाकार सतह होगा वही ना, मतलब जो इस पर बल नीचे लगाएगा भाई वही सतह होगा ना। तो यहाँ पर जो सतह क्या हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा कितना दिया हुआ है भाई, 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10/4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये 25 जाएगा, क्या हो जाएगा 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है प्रेशर हो जाएगा, दाब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या होगा। ये कह रहा है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब विद्युत धारा है चालक, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या होता है, तो चालक से संबंधित किसी भी मापदंड पर निर्भर नहीं करता, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ये बात सही है। चालक की मोटाई पर निर्भर करता है ना, ये बात सही है भाई, है ना। चालक की आकृति पर निर्भर करता है, चालक की आकृति पर निर्भर करता है। ये अब आपका जो है आंसर सही होगा मेरे भाई। ये जो है क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो चालक की आकृति, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 93 का डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्व को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। विश्व, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिफाइन इक्विनॉक्स। भाई ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये हमसे तो नहीं बनेगा, ज्योग्राफी वाले सर इसको बताएंगे, है ना, ठीक है। ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे भाई, है ना। ये क्वेश्चन है हमारे क्षेत्र से बाहर वाला क्वेश्चन है ना। तो ये ज्योग्राफी वाले सर इसको जवाब देंगे भाई, है ना, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई। और आज का जो साइंस का जो क्वेश्चन था उसका हमने आपको डिस्कशन करवाया। चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी का स्टेट नंबर 7 को। और स्टेट नंबर 7 को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखेंगे एक एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार यार चलिए देखो यहाँ क्या है, इस बात को समझना। देख रहे एकदम एक एक सवाल को देखिएगा, बहुत इजी सवाल दिया गया। तुम्हें यहाँ करा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 गोलाकार गेंद हैं, मतलब 6 गोलाकार गेंद है, वो लबलबा भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है। ये आपका 6 गो गेंद है और इसको एक भरी बाल्टी में डुबाया जाता है, उसे निकले हुए पानी। अब जब इसको हम क्या करेंगे, इस बात को समझना कि ये भरी बाल्टी में पानी पे ये आपका 6 गो डाल दिया, तो पानी अगर यहां तक है तो पानी ऊपर जाएगा, और ऊपर जो पानी जाएगा उसको एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया। एक बेलनाकार बर्तन में इसके पानी को क्या किया, ये जो पानी बाहर निकला उस पानी को इस बर्तन में डाल दिया। तो एक बात समझना कि ये पानी बाहर कैसे हुआ था, ये पानी बाहर कैसे हुआ, तो इस बात को समझ लो पानी कैसे बाहर हुआ। क्योंकि ये आपका 6 का 6 गोला इसमें जब डाला तो पानी ऊपर बढ़ेगा, पानी ऊपर आएगा तो गिरे हुए पानी को इस बर्तन में डाल दिया गया। मतलब अगर ये नहीं डाला होता तो पानी ऊपर नहीं आता। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 6 गोले का आयतन बराबर होगा बेलन में भरे, अगर ये गोले नहीं डालता तो वो पानी अब बाहर नहीं आता। तो यहां 6 गोले का, तो एक गोले के आयतन की अगर बात करें तो एक गोले के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। मतलब यहां पे 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 × 7 × 7। अगर यहां बेलन में भरे पानी, तो एक बेलन का आयतन, अगर बेलन के आयतन की बात करें तो ये पाई r²। इस बेलन का त्रिज्या आपका है 14 सेंटीमीटर, 14 × 14, और हाइट मतलब h ऊंचाई तक इसमें पानी भरा गया। मान लेते इसमें पानी जो भरा है वो कितना ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। अब देखो यहां से काटो, ये आपका पाई से पाई कट गया,
है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 बार में कैंसिल हुआ, 7 दूनी 14, 14 से ये कैंसिल होगा, 7 दूनी 14 और यहां से आपका 2 कैंसिल कर देंगे 2 बार में, तो 7 दूनी 14 आ गया। मतलब एच आपका जो होगा वो एच कितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा, वो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी आपका भरा जाएगा। इस बात को ध्यान देना, ठीक है मेरे भाई। बहुत आसान सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगला देखो यहां क्या बोला गया है कि 18,600, बात समझना कि 18,600 रुपया अब मेरे पास है, सरिता के पास एक ऋण लिया, सरिता ने इतना रुपया ऋण लिया, ठीक है। उसके बाद करे जिसका कुछ अंश कुछ भाग 5% की दर से और शेष जो होगा वो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। तो 4 वर्ष के बाद उसको ब्याज इतना मिलता है। बताओ कि 4 वर्ष के बाद अगर ब्याज 4800 मिलता है तो एक बात बताओ कि 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा। ये 4 वर्ष बाद अगर ब्याज मिला है ऐसा ही, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 12 चौक 48, ये 1200 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 1200 मिलेगा। इस बात को ध्यान देना। अब देखो यहां पे हम लोग क्या किए, इस बात को समझना, हम लोग क्या किए कि 18,000 कितना 18,600 को कुछ भाग आपको 5% की दर से और कुछ भाग आपका शेष भाग को 8% हम मान लेते हैं। देखो ये एलिगेशन से कैसे इसको बनाते हैं इस बात को समझियो। ये मान लेते हैं कि पूरा पूरी ये 5% की ही दर से दिया गया, मान लेते हैं कि पूरा पूरी धन 5% की दर से अगर दिया गया, तो अगर 5% की दर से दिया जाता तो 18,600 का 5% निकालेंगे, 6 पंचे 30, 18 पच्चे 90, ये आपका 930 ब्याज मिलता। लेकिन अगर हम बोले कि पूरा पूरी अगर ये 8% पर ब्याज मिलता तो ये आपका हो जाता 1488 रुपया ब्याज मिलता 1 साल में। लेकिन ओवरऑल देखा गया इस पे और इस पे दोनों मिलकर ब्याज को अगर देखा गया कि क्वेश्चंस में कितना है तो वो 1200 है। मतलब ये 1200 ब्याज है। कितना ब्याज है भाई, 1200 ब्याज है, ठीक है, 1200 ब्याज है। तो यहां से देख पाए कि 1200 अगर ब्याज है तो इधर से घटाएंगे 1200 कितना है 1200, ठीक है। यहां से अगर घटाएंगे तो ये आपका आ गया 288 और यहां से इसको अगर घटाएंगे तो 300, 200 आपका 70, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, काट दो, देखो 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 दुनिया 18, तो ये आ गया 16 रेशियो आपका कितना 15। तो ये आपका रेशियो जो होगा ये किसका होगा, मूलधन का रेशियो होगा। अब यहां पे मूलधन देखो कितना आएगा, ये मूलधन का रेशियो होगा तो यहां पे आ गया 31। अब यही 31 के बराबर दे रखा है टोटल धनराशि आपका। ये देखो कुछ भाग 16 के यूनिट में और शेष भाग 15 के यूनिट में, ये दोनों आपका 31 यूनिट आपका टोटल धनराशि था। निकालना किसको है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, जो भाग दिया था वो दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो ये कट जाएगा आपका 600 बार में। मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 600 रुपया आ गया। कितना आ गया भाई, 600 रुपया आ गया। बात समझे, 600 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। एलिगेशन से बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, या आप ऐसे भी बना सकते थे, ध्यान देना, ऐसे भी बना सकते थे। मान लेते हैं कि 5% की दर से x रुपया दिया, तो यहां पे 1 साल का ब्याज 5% प्लस शेष आपका पैसा यहां पे इतना दिया 18,600 माइनस एक्स, तो x रुपया यहां दिया तो इसमें से x रुपया घटा देंगे तो इसको दिया गया 8% की दर से, तो 1 साल में ब्याज आपको मिलता है 1200। यहां इस तरीके के भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, कोई बात, बहुत अच्छे तरीके से हम समझाइए और वो दोनों मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पे क्या बोला कि एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब ये प्रेजेंट होने के लिए 221 दिन की आवश्यकता पड़ती है। प्रेजेंट होने के लिए 221 दिन की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, एक छात्र क्या किया कि 208 दिन ही उपस्थित रहा। 201 छात्र जो है वो 208 ही दिन उपस्थित रहा, 208 दिन उपस्थित रहा और 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा में अपात्र घोषित हो जाता है। मतलब यहां पे अनुपस्थित रहा, उपस्थित रहा 208, अगर ये 5% और अगर पास होता तो ये आपका प्रेजेंट तक हो जाता। तो यहां पे 5% ले लिए, कितना परसेंट ले लिए, 5%। अरे भाई 208 आपका किया, 5% नहीं किया, इसके वजह से उसको बाहर कर दिया एग्जाम से। अगर ये 5% करता तो 221 दिन पूर जाता, क्योंकि उसको पास होने का समय 221 दिन जाना ही होता। तो यहां से अगर 5% निकाले तो 5% हो गया यहां पे कितना 13,
तो 100% मतलब 100% कहने का मतलब 100% कितना दिन उसको एग्जाम में जाना पड़ता, तो 100% मतलब हो गया 20, तो ये आपका 260। मतलब एग्जाम में तो मतलब एग्जाम देने के लिए आपको इतना परसेंट 100% अगर परसेंट देना चाहते हैं तो इतना होता, लेकिन इसको परसेंट देना होता कितना 221। तो 221 में तो परीक्षा में बैठने के लिए कितने परसेंट उपस्थित की जरूरत होती, तो परीक्षा में टोटल आपका इतना दिन एग्जाम इतना दिन जाना होता, लेकिन बैठने के लिए आपको 221 दिन की जरूरत पड़ेगा। तो 221 दिन 60 में से अगर घटा देंगे तो यहां से आ गया 9, और यहां से आपका 9, 5 में से 3 गया 39। तेरह तिया 39। एक मिनट, परीक्षा में बैठने कितने प्रतिशत की उपस्थिति, हाँ कितने परसेंट की उपस्थिति पड़ता, 221 दिन, कितने केस में से 260 दिन में से। 0 0 कैंसिल, 13 सतरिया से और 13 दूनी, तो ये कट जाएगा आपका 5 बार में, तो ये आ गया आपका 85%। कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगा, 85% की जरूरत पड़ेगा। कितने की जरूरत पड़ेगा, 85% की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बात समझे, क्लियर है यहां तक, बताओ कोई डाउट है यहां तक, बोलिए। 85% की जरूरत पड़ेगा, बात समझे, बहुत आसान सवाल। अगला देखो यहां क्या बोला है, एक कक्षा में 40 छात्र की औसत प्राप्तांक आपका 92। एक कक्षा है, एक क्लास है, इस क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट का अगर बात करें तो इसका औसत आपका जो होगा, छात्रों का औसत जो होगा वो कितना होगा, 90 होगा। मतलब 40 स्टूडेंट का प्रत्येक ने 90 पर 92 लाया है, मतलब ये 92 गुना 40 कर देंगे तो टोटल अंक प्राप्त हो जाएगा, टोटल अंक प्राप्त हो। लेकिन अगला क्या 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 बोला है, इस कक्षा के 2 छात्र जिनके औसत 95 थे, जो दूसरी कक्षा में चले गए। मतलब ये इस कक्षा का टोटल प्राप्तांक इतना था, इसमें से दो स्टूडेंट क्या हुआ, निकलकर बाहर चल गया, दूसरे कक्षा में निकला तो 95 लेकर निकला। मतलब 2 बच्चे का औसत प्राप्तांक 95 था, इसी बाहर चला गया, तो शेष बचा इतना, शेष इतना बचा। अब क्या क्या कर रहा है, और इनकी जगह पर 2 नए छात्र शामिल हो जाते हैं। मतलब इनके जगह पर क्या हुआ कि इनके जगह पर 2 नया आ गया, 2, और उसका एवरेज कितना ये नहीं पता, तो 2x मान लिए, 2 छात्र था इसलिए 2x मान लिए। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अब जो बचा है, मतलब 2 निकला और 2 आ गया, 2 निकला और 2 आ गया, तो एवरेज बोल दिया है कि अब प्राप्तांक एवरेज आपका कितना हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। तो बहुत आसान है सॉल्व करना, ये इधर आएगा तो 40 40 कॉमन, तो 40 गुना 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 190, और ये -2x हो जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा 110, और ये 2x 2 से कट जाएगा। मतलब जो आया था इसमें समाहित होने के लिए, जो माने थे 2 छात्र, इसका एवरेज औसत प्राप्तांक आपका कितना है, 55 है। कितना है, 55 है, इस बात को ध्यान देना, 55 है। ठीक है भाई, 55 है। बहुत आसान सवाल थे और देख पाए और समझ पाए। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है ना यहां तक? चलिए अगले सवाल पे देखिए, यहां पे कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 अलग अलग कंपनियां में 10,500 में 2 प्रिंटर खरीदे। 10,000 प्रिंटर खरीदे, वह एक प्रिंटर को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरे प्रिंटर को 10% की नुकसान पे बेचता है। ऐसे करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर विक्रय मूल्य समान है। दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य क्या है, समान। देखो आसान तरीका क्या है, कैसे आसान तरीका देखिएगा, सीपी और एसपी। अगर वो पहला प्रिंटर को अगर वो 20% के लाभ पर बेचता है तो 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। मतलब यहां 5 था, एक अगर लाभ पर बेचा तो इसको 6 हो गया। दूसरे प्रिंटर की अगर बात करें तो दूसरे प्रिंटर की अगर बात करें 10% के नुकसान पर, तो 10% 1/10, मतलब 10 था, इसको 9 पर बेच दिया। अब यहां पे देखो एक चीज क्या बोला है कि विक्रय मूल्य आपका, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो ये दोनों का विक्रय मूल्य आपको समान होना चाहिए। तो यहां पे 3 गुना और यहां पे 2 गुना, 6 तिया 18, 9 दुनिया 18, क्योंकि यहां कह रखा है क्वेश्चंस में, तो इधर 3 गुना किए तो इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा, इधर 2 गुना किए तो इधर भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहां से एक बात समझो कि सीपी अगर देखते हैं, दोनों वस्तु का सीपी 5 तिया 15, 10 दूने 20, ये आपका आ गया 25। और यहां सीपी की अगर बात करें 35 होगा,
यहां पे सीपी की बात करें तो ये 36, 18 दूनी 36। एक बात बताओ कि यहां पे ये 35 आपका सीपी हुआ दोनों प्रिंटर का सीपी आपका वहां देखो कितना है, 10,500 है, 10,500 है। निकालना क्या है कि टोटल नुकसान कितना हुआ या लाभ कितना हुआ। तो 35 रुपया में दोनों वस्तु को खरीदा था और दोनों प्रिंटर को बेच दिया 36 में, मतलब एक का लाभ हुआ। मतलब यहां पे आ जाएगा आपका 35 दिया, मतलब ये आपका लाभ जो होगा, ये लाभ प्रॉफिट होगा कितना का, 300 का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी, 300 का प्रॉफिट होगा, 300 का प्रॉफिट होगा। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किए और ये आंसर आ गया इतना। ठीक है, ये आंसर आ गया इतना, कितना, 300 प्रॉफिट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, बोलो कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। देखो ये सवाल थोड़ा सा घुमाऊ है, ये सवाल थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आपको उम्मीद करते हैं समझा देंगे, थोड़ा सा बात समझेंगे तो। एक मिनट देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहां पे एक बात बोल रहा है, यहां पे एक बात बोला है कि एक दूरी है 107 107 किलोमीटर की दूरी है और दो बिंदु है आपका, एक ए और बी। अब कह रहा है कि 107 किलोमीटर की दूरी दोनों के साथ है, 107 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, यहां तक की काम कंप्लीट हो चुका है। 1.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन स्टेशन ए से बी के बीच की 90 किलोमीटर निकलता है। एक ट्रेन है 1.8 किलोमीटर है ना, जिसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि ये खुरा और 10 मिनट बाद ये यहां से खुलता है, ध्यान दीजिएगा, 1.2 किलोमीटर, जिसकी चाल आपका 100 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात समझो कि इसके 10 मिनट बाद ये खुलती है, इसका मतलब इसको 10 मिनट तक आराम से इसको चला दो, 10 मिनट तक आराम से चलेंगे। 10 मिनट मतलब यहां 1/6 घंटा, और एक चला है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब ये 15 किलोमीटर चल जाएगा, ये 15 किलोमीटर चल जाएगा और ए यहां पहुंच जाएगा। मतलब ये 10 मिनट में इतनी दूरी 10 मिनट में वो कर चुका है। अब ए यहां पहुंचा और ए यहां पहुंचा, मतलब ए का समय यहां जितना समय से और ये समय, और दोनों एक साथ से खुल रहा है, और दोनों जब एक साथ खुलेगा तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, और रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, चाल आपका जुटता है। एक ही सेम डायरेक्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है भाई, जुटता है। मतलब 190 किलोमीटर पर आवर होगा, 190 किलोमीटर पर आवर होगा। मतलब क्या हुआ कि अब जो पहले ये 10 मिनट पहले निकला, 10 मिनट इससे 10 मिनट ये पहले निकला, तो 10 मिनट में ये दूरी तय कर लिया 15। अभी जिस समय यहां से चलना स्टार्ट करेगा, अगर मान लेते हैं कि ये 9 बजे यहां से चला तो 9:10 तक यहां पहुंच गया, फिर 9:10 से ये भी दोनों खुलता है, एक ही समय खुलेगा। और कहीं मान लेते हैं कि ये मीटिंग होगा, कहीं पे ये भी मिलेगा और यहीं पे मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, थोड़ा सा यहां पे क्या दिया है कि इसकी दूरी, इसकी लंबाई भी ज्यादा दिया है, और इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो पार करने में समय लगा, तो इसको बात निकालना है। ए और बी को पार करने में लगा समय, ए और बी को पार करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितना है, दूरी देखो अब यहां 15 खत्म हो गया, तो ये जो दूरी है, एकदम देखिएगा एक एक चीजों को, ये जो दूरी है अब इसी दूरी पे कम, क्योंकि एक ही समय है, ये भी टी समय के लिए होगा, ये भी टी समय के लिए होगा, इसी दूरी को देखना है। तो 15 खत्म हो गया, तो ये आपका हो गया कितना, 92 किलोमीटर हो गया। मतलब 92, लेकिन प्लस जब एक दूसरे को पार करेगा, जब एक दूसरे को पार करेगा तो ट्रेन की भी लंबाई क्रॉस करेगी, ये भी लंबाई क्रॉस करेगी, तो इस एक 1.8 किलोमीटर और 1.2 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर, और यहाँ पे 190, तो ये 95/190, मतलब ये हो गया हाफ घंटा। तो यहां से क्या बोला है, यहां से बोला कि स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात जहां दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, तो उस बिंदु की दूरी निकालना ए से। तो उस बिंदु की दूरी
हाफ घंटा में, तो हाफ घंटा में देखो कितना 90, तो हाफ घंटा में वो कितना दूरी तय कर लेगा, तो ये 90 किलोमीटर, 1 घंटा में 90 किलोमीटर, मतलब ये 45 किलोमीटर तय कर लेगा। तो पहले 15 प्लस 45, लेकिन इसकी दूरी को घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दूरी एक्स्ट्रा लिखा जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 58.2 किलोमीटर, 58.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। जैसे देखो इस बिंदु पर, मान ले इस बिंदु पर ये एक दोनों इसी बिंदु पर एक दूसरे को पार कर जाएगा, कितना, आधा घंटा में। तो इस बिंदु को एक दूसरे को पार कर जाएगा, मतलब उस बिंदु की दूरी निकालना है, यहां से इस बिंदु की दूरी निकालना है। तो ये तो आपका यहां पे आ गया, तो इस बिंदु को निकालना है, तो इसको पूरा पूरी पार करना इसको मतलब नहीं है। तो अगर ये पूरा पूरी पार कर जाएगा तो 60 किलोमीटर, तो ये 60 किलोमीटर, इसमें 1.8 भी जुड़ जाएगा, तो इसमें 1.8 को घटा देंगे, मतलब इस बिंदु को चाहिए। तो इस बिंदु आपका निकल गया कितना, 58.2 किलोमीटर इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को आप एक बार देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम आपको समझाएं, इसको एक बार खुद से एक बार जो हम किए हैं कि पॉइंट्स को आप समझने के लिए एक एक बार पॉज करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ता, अगर किसी को नहीं समझ पाए तो कमेंट करना, वो हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए, यहां कह रहा 5 परीक्षण है, तो 5 परीक्षणों का माध्य बराबर क्या होता है, औसत होता है। माध्य बराबर क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो यहां पे x x x x x कितना आ गया, 5x, माइनस 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 4 3 7 3 10, ये आ गया। और इसका एवरेज आपका बोला गया है कि 20 है, तो यहां पे लेकिन 5 संख्याओं का है, तो 5 संख्या ये योगफल हो गया, तो ये भी योगफल कर दिए। अरे एवरेज 5 करेंगे उधर जाकर योगफल ही हो जाएगा ना। तो 5x 110, तो x बराबर आपका, तो यहां क्या पूछ रहा है, पहले 2 प्रेक्षण का। तो पहले 2 प्रेक्षण मतलब ये 22 हो गया, और ये 22 में से गया कितना हो जाएगा, 22 में से गया कितना, 21। इसका एवरेज निकालना है। $22.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसके समांतर 2 समांतर भुजाएं, ये दोनों समानांतर होता है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये 30 है, और ये आपका 18 है। यहां से दोनों भुजाओं के बीच की दूरी आपका 24 है। तो कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहां वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। वर्ग को मान लेते हैं भुजा ए का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया 24, मतलब 24 गुना 24 आपका 124 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए बराबर आपका 24 आ गया। मतलब ये आ गया वर्ग की, तो वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, वर्ग का परिमाप चाहिए, तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो यहां पे 4 गुना भुजा, मतलब ये आपका आ जाएगा बी। कितना आ गया भाई, बी आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सवाल है, ये क्वेश्चंस पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का। यहां पे देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को हुआ होगा। इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन हुआ होगा। इसमें कंफ्यूजन देखो कैसे हुआ होगा। यहां पे बोला गया है, ध्यान देना, यहां पे बोला गया ध्यान देना कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ट्रायंगल आपका क्या है, डी है, ई है, एफ है। यहां देखो क्या बोला है कि ए बी बाई डी एफ, ए बी और डी एफ दोनों का रेशियो, ए बी और डी एफ का रेशियो, बीसी और डीई का रेशियो, बीसी और डी एफ, फिर कह रहा है एसी और ई एफ का रेशियो बराबर है। तो यहां से देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, यहां पे इसका जो क्या होगा वो समान रेशियो
है ना। यहां पे आपको क्या लेना है, समान रेशियो लेना है, समान रेशियो से हमको बनाना है। यहां पे देखो हम ऑप्शन अगर ले लेते हैं डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ मतलब डबल, ट्रिपल, सिंगल, ए बी ए सी डबल, ट्रिपल, इधर चल गया तो ट्रिपल तो नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन देखो ये होगा, जैसे यहां देखो बी सी ए। चलिए कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से नेट में प्रॉब्लम हो गया था, जिससे क्लास थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए चलिए यहां तक हो पाया था और देख पाए 52 तक आपका कंप्लीट हो पाया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर सवाल को, 53 नंबर सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा कि वो वृत्त वाले वृत्त में एवी जीवा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है, ओपी बराबर 2a इतना दिया हुआ है। चलो देखो यहां क्या समझने की क्या कह रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करो। ये आपका एक सर्कल है और एक बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसका स्पर्श रेखा और इस सर्कल का स्पर्श रेखा यहां पे स्पर्श करता है, मतलब यहां पे प्रतिच्छेद करता है पी बिंदु पर। अब देखो आगे क्या बोला गया है कि ये आपका मान लेते हैं सेंटर है और ये आपका ए बी आपका जीवा है, ए बी बोला है, ए बी बोला है जीवा है। ए बी आपका क्या है भाई, ए बी आपका जीवा है। अब ए बी आपका जीवा है, ये ए है और ये बी है, ए बी आपका जीवा है, यहां से इसको मिला दिया गया। इसको यहां से मिला देंगे और इसको भी यहां से देखो मिला देंगे, तो ये आपका यहां से मिल जाएगा और इसको बराबर यहां से हम डाल देंगे। तो याद रखना सेंटर से अगर ये जीवा जो सेंटर से स्पर्श रेखा जहां पे अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी आपका थीटा होगा। एक बात समझेंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी में अगर ये थीटा है तो ये हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है सेंटर पर और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। अगर ये 90 डिग्री है और ये कह रहा है कि जीवा 10 सेंटीमीटर है तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है, ये यहां से सेंटर से, तो 5 5 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये अगर यहां पे बोला गया है कि ओपी बराबर है 2OA, इसका मतलब क्या है कि अगर ये आर होगा तो ये भी आपका 2R होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये 2R होगा। ये बात यहां पे बोल रखा है। तो यहां पे जब बात रखा गया है तो यहां से आप साइन 30 डिग्री बराबर लेंगे, तो साइन 30 डिग्री अगर बराबर लेंगे किसमें, साइन थीटा बराबर लेंगे तो सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा एओबी में सामने वाली भुजा और यहां से आपका आ जाएगा 90 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा ओपी। ठीक है, OA और OP मतलब ये आ गया 1/2 है ना, ये आ गया 1/2 और 1/2 किसका मान होता है, ये 30 डिग्री का मान होता है, मतलब ये 30 डिग्री पता चल पाया। अब जब ये 30 डिग्री पता चल पाया तो यहां से ये 30 डिग्री पता चल पाया तो देन, तो यहां से देखो देन यहां पे क्या करेंगे, ए यहां पे मान लेते हैं एम पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो AMP त्रिभुज AMP या APMM या PAM इसमें देखेंगे, तो इसमें जब देखेंगे तो यहां से देखो ये वाला ट्रायंगल, तो यहां से ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 90 डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री होगा मेरे भाई, तो इस बात को समझने की कोशिश करना, इस साइन 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री, ये आपका 90 है, सामने वाली भुजा 5 और आपका ये 90 है तो ये वाला AP हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1/2, तो यहां से AP है तो AP बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर यही तो निकालना था, A आ गया, यही तो निकालना था, A इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बात, समझ पाए कि नहीं।
एपी बोला है तो इसी त्रिभुज में काम किया, इस त्रिभुज में काम अगर करते तो बीपी निकालता, दोनों का मान बराबर होगा। याद रखना कि एपी और बीपी आपका दोनों बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा आपका एक ही बिंदु से बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होता है, इस बात को ध्यान देना। इस क्वेश्चन में पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे ध्यान दो। 2017 से 2018 में किसी मीडिया प्रकाशन कंपनी ने PQRSTU 6 शाखाओं में से समाचार पत्र बिक्री हजारों में दिया है। कर दोनों वर्ष में किसमें 2017 और 2018 यू के कुल बिक्री, यू का कुल बिक्री तो यू की कुल बिक्री की अगर बात करें तो यू की कुल बिक्री देखो, यू आपका 80 प्लस 100 तो 180 आपका टोटल कुल बिक्री है। टोटल कितना है? कुल बिक्री है। अब बात करते हैं, यहां पे ध्यान देना कि 2017 और 18 में क्यू और आर के शाखा है ना, क्यू 2017 और 2018 में क्यू और आर की कुल बिक्री। तो 2017 में क्यू की अगर बात करें तो 85 प्लस 85 ये हो गया। और अगर हम बात करें आर की अगर बात करें तो आर हो गया 105 प्लस 130। तो यहां 85 आपका हो गया 170 और ये हो गया 235। तो 5 10 2 1 3 1 4, यहां कितना आ गया भाई? 455 आ गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बता दो। 405 आ गया। तो यहां से अगर हम देखें कि 405 अरे का कितना परसेंट है, तो 180 किससे बोला गया है? इससे। तो लगभग ये आपका हो जाएगा 44.4% लगभग। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, देख लेना भाई, बहुत आसान सवाल है। क्लियर है यहां तक? अगला बोला गया, देखो अगला ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान सवाल है। देखो यहां क्या करना है, गुना और भाग को एक साथ देखो, माइनस प्लस वाले को एक साथ देखो। ये वाला यहां हो गया, ये पूरा एक साथ देखो। तो यहां पूरा एक साथ देखते हैं तो पहले का काम होता है 7/12 और ये भागा और 1/10। तो यहां गुणा लिखेंगे तो ये आ जाएगा, गुणा लिखेंगे तो 2/3 आएगा, है ना। अब ये 7/12, अब इसको भागा में लिखेंगे तो ये 10 या 30 ऊपर चला जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3। 10 या 30 /ऊपर चल जाएगा 2। तो ये कट जाएगा आपका 15 बार में। तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 7 × 5 = 35/4 आएगा। 35 बटा कितना आएगा भाई? 4 आ गया। बहुत बढ़िया है, सिंप्लीफिकेशन है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये एक सिंप्लीफिकेशन है। 35/4 आ गया। अब देखो यहां पे सॉल्यूशन जब इसको करेंगे, ये वाला माइनस और प्लस के बीच वाला, तो यहां से 3 तिया और ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो ये आ गया आपका -3/2। फिर देखो यहां प्लस है तो यहां पे देखो काम करेंगे 5/8। पहले भागा का गुणाम काम होता है तो ये काक लिख दिए तो ये 2/3 आ गया। अब देखो यहां 5/8 है, भागा गुणा में चेंज करेंगे, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, मतलब ये आ गया 5/4। एलसीएम लेंगे, यहां 4 हो जाएगा तो ये 35 और 2 दूनी तो 3 दूनी 6 और यहां 5, तो यहां से आपका हो गया 40। 40 में से 6 चल जाएगा तो ये आपका आ गया, 40 में से 6 चल गया तो 34/4, मतलब ये कट जाएगा 17/2। 17/2, 8 दूनी 16, 8 सही, इतना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन सवाल को आप देख पाए और समझ पाए, ये आ जाएगा। बहुत अच्छा आसान है। अगला बोला गया है कि समान वस्तु पर, मतलब सेम वस्तु पर, मतलब सेम मार्केट प्राइस इसमें होगा, मार्केट प्राइस आपका दोनों का सेम होगा। इसमें किसको क्या किया, ए और बी कह रहा है कि ए ने 25% का एकल डिस्काउंट दिया, मतलब ये आपका डिस्काउंट है 25%, और बी क्या किया, 2 डिस्काउंट दिया और दोनों क्रमागत डिस्काउंट था। और क्रमागत डिस्काउंट जैसे ही अगर बात करें क्रमागत डिस्काउंट तो -20 ए बी फॉर्मूला में a + b +
ए बी, अब जहां नेगेटिव है ये छोड़ दिया है तो नेगेटिव होगा, -5 माइनस माइनस प्लस, तो 20 गुना 5 बटा एकल देखो हो जाएगा कितना 24% डिस्काउंट, मतलब बी पूरे पर 24% का डिस्काउंट मिला। तो यहां पे देखो ए ने 25% का डिस्काउंट दिया और बी 24% का डिस्काउंट दिया, तो यहां पे देखो कितना का अंतर हुआ, मतलब ए ने बी से 1% अधिक डिस्काउंट दिया और यहां बोला है कि 320% का डिस्काउंट मिला है। तो ये 100% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 32 पर 30, मतलब 100% कहने का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। तो 32,000 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, वस्तु के अंकित मूल्य हो जाएगा कितना आपका 32,000 इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखो यहां क्या बोला है, ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब यहां पे बोला गया है ए और बी एक दूसरे के 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब कह रहा है यहां से स्थान ए से कार चलना शुरू करती है और उसी समय स्थान बी से द्वारा कार शुरू होती है, मतलब ये यहां से उसी समय यहां से स्टार्ट होता है, ये यहां से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं यहां पे दोनों मिल गया। अब जब सेम डायरेक्शन में होता है, हम जानते हैं भाई कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चल रहा है और कहीं पकड़ लिया तो याद रखना कि यहां चाल आपका सापेक्ष चाल घटता है, मतलब ए माइनस बी कर देते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में चाल आपका घटेगा। तो 45 और कह रहा है कितने समय पकड़ लिया, तो उसी समय में यहां से खुलता है और वह समान दिशा में 4.5 घंटा पकड़ लिया। 4.5 घंटा कहने का मतलब ये 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, इसकी चाल सापेक्षिक चाल आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में चाल। ये आपका रिलेटिव स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ये था और टाइमिंग, क्योंकि अगर ये पकड़ेगा इसका मतलब इस दूरी को 0 करेगा तभी तो जाके पकड़ेगा, मतलब ये आ गया सेम डायरेक्शन। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट चलता, एक दूसरे के अपोजिट चलता तो यहां मिलता, और इसी दूरी को कवर कर रहा है 45 किलोमीटर दूरी को कवर कर रहा है 27 मिनट में, मिनट में है इसको घंटा में चेंज कर देते हैं। तो 9 तिया 27, 9 पचे 45 और ये कट गया आपका 20 बार में, तो ये आ गया आपका 100 किलोमीटर पर आवर। याद रखना तेज गति वाला पूछ रहा है, तेज गति वाले ट्रेन की चाल की अगर बात करें तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब इसकी अगर गति निकालने की बात करें, जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव रहे तो ये दोनों को जोड़ देना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 110 को आधा कर देंगे तो ये आपका 55 किलोमीटर पर आवर होगा। जब अगर छोटा वाला निकालना रहे, दोनों का अंतर करेंगे, 90 का आधा कर देंगे तो 45 किलोमीटर आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। 57 इज द राइट आंसर, 57 इसका सही उत्तर आ गया, समझे। अगला सवाल बोला गया है, देखो बहुत आसान है, कर अविनाश के पास गौरव के तुलना में 20% आपका कम है। अब गौरव के पास चेतन के तुलना में 40% अधिक है। तो चाहिए अगर मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पे आपका जो कंपैरिजन हुआ है वो सी से हुआ है, सी का कंपैरिजन जी से हुआ, जी का कंपैरिजन ए से हुआ, जी से कंपैरिजन ए का हुआ है। ये 100 था, 140% अधिक हुआ है तो 140, ये 20% कम हुआ है तो 140 का 20% कम मतलब 80% निकाल देंगे तो ये कट जाएगा 14 × 112। तो यहां से बोला है कि अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना % कम है, चेतन के पास इससे कितना कम है, तो 12 कम है। किससे कंपैरिजन ए से किया गया है तो ए नीचे हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा आपका 25 चौका और ये कट जाएगा 25 चौका 7 चौका 28, 25 तिया 75 बटा, तो 7 इकाई 7 10 और ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए होगा। कंपैरिजन किसका किया, चेतन के पास सिक्कों की संख्या, चेतन के पास सिक्कों की संख्या 100 है और अविनाश के पास के सिक्कों की संख्या 112 है, से कितना कम है तो 112 इसका है, ये 100 है तो 12 कम है, यही 12% निकालना है किससे, अविनाश की तुलना से। यहां पे देखो क्या बोला, बहुत आसान सवाल है, कह रहा है कि प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या, तो प्रथम 10 मतलब धनात्मक विषम संख्या 1 3
डॉट 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 10 को बोला गया है तो 10 आपका हो जाएगा कितना, 19 में हो जाएगा। तो इसका एवरेज अगर बात करें तो इसका एवरेज हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा करेंगे तो ये आपका आ गया 10। जब क्वेश्चन में अगर सीरीज में रहे, दो संख्याओं के बीच का अंतर समान रहे, तो जो एवरेज निकालना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आधा, ये आ गया, ये विषम संख्या वाला। फिर करा प्रथम 15 धनात्मक सम संख्या और ये आपका क्या हुआ, तो प्रथम 15 का रहा है तो 15 विषम संख्या, तो ये आ गया 2 4 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 30, है ना। 2 से 30 के बीच आधा होगा विषम संख्या, मतलब 15 हो जाएगा, 15 ही निकालना था, मतलब 15 यहां पे और यहां पे आपका कितना, तो यहां से आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 16। तो यहां बोला गया है कि यहां पे आपका एवरेज 1 और एवरेज आपका 2 दोनों का गुणनफल निकालना है, A1 इंटू A2, 10 इंटू 160, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझे, बहुत आसान सवाल है। 18वां नंबर सवाल को देखो, बहुत 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 सिंपल सवाल है। यहां पे बोला गया है कि 4A067B, ये कह रहा है 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य होने के लिए अल्टरनेट डिजिट का सम का अंतर आपका क्या होना चाहिए, 0 या तो 11 होना चाहिए। जैसे देखो यहां पे ABCDE है, मतलब यहां पे इसका सम A प्लस C प्लस E, इसका सम, और B प्लस D, इसके सम का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, तो वह संख्या आपका 11 से डिविजिबल होगा। यहां पे देखो क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट का सम 7 4 11, अल्टरनेट डिजिट का सम A प्लस B प्लस, ये दोनों का अंतर जो होना चाहिए 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए, इसी तरीका का होना चाहिए। तो यहां बोला सबसे संभावित सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात होना है, वही निकालना है, सभी संभावित मानों का योगफल आपको निकालना है। तो देखो यहां पे A प्लस B का मान क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है, देखो यहां से अगर ये 11 है तो ये भी 11 होना चाहिए, तो ये 11 होने के लिए इसको कितना रखना पड़ेगा, मतलब A प्लस B का मान कितना रखना पड़ेगा, 5, तो 6 5 11, ये भी 11, 11 में 11 घट जाएगा 0, मतलब वो 11 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करें कि 11 0 हो गया, अब 11 हम चाहते हैं, तो 11 चाहते हैं तो 11 11 22 होगा, इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू आपका कितना रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा। अगर 22 अंतर होता तो यहां पे आपको कितना रखना पड़ता, 33, A प्लस B 33, मतलब ये दोनों जोड़कर आपका 6 मतलब 27 रखना पड़ता, लेकिन A और B मैक्सिमम आपका 9 और 9 ही रखा सकता, 18 ही रखा सकता, 18 के अंदर मैक्सिमम दोनों का मिलाकर 18 रखा सकता, 18 के नीचे ही आपका कुछ होगा, तो ये आपका 22 पॉसिबल अंतर नहीं है। मतलब A प्लस B का मान या तो 5 होगा, A प्लस B का मान या तो 16 होगा, तो 18 के बाद होगा ही नहीं, क्योंकि A और B बड़ी डिजिट निकालना है तो सबसे बड़ा 9 होता है, 9 से ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं। तो यहां से अगर बोला गया कि इसका योगफल जो संभावित मान होगा A प्लस B का, उसका योगफल कितना होगा, तो यहां पे 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझे, A प्लस B का मान 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सबसे यूनिट डिजिट अगर सिंगल डिजिट लेंगे तो वो 9 ले सकते हैं, 9 18 ले सकता है, 18 के नीचे ही होगा, 18 के ऊपर नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। साइन 60 डिग्री का मान की अगर बात करें बहुत आसान है, साइन 60 डिग्री का मान करें तो √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर cos 30 डिग्री की अगर बात करें तो cos 30 डिग्री की अगर बात करें तो cos 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका, और ये आपका हो जाएगा 1 का 3 दूनी 3 4 3 3 3 दूनी 4, तो यहां से 4 एलसीएम 6 2 दूनी, तो यहां से आ जाएगा 8, 6 2 8 4, 12 6 18, 12 14, 14 में से 6 चल गया तो 8, ये कट जाएगा -2, आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल बोला है 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में करता है। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में करता है। यहां बोला कि 3 महिलाएं, देखो 3 फीमेल 2 पुरुष के बराबर क्षमता है। तो यहां से एम और एफ अगर निकालेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। एफिशिएंसी आ गया 3/2। कह रहा है यहां पे कि 18 पुरुष, तो 18 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 3 है, तो 18 पुरुष की क्षमता 18 गुना 3 किसी कार्य को 14 दिन में करता है, तो 14 दिन में इसको करवा दिए। ठीक है, अब यही काम को क्या बोला है, यही काम को कौन कौन कैसे कैसे करेगा, इस बात को देखो। कह रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करता है। 5 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितना है? 3 है, तो 5 दिया 15। फिर करा 6 महिलाएं, तो एक पुरुष एक महिला की 2 है, तो 6 दूनी 12। कितना दिन में किया? 4 दिन में। प्लस अब कह रहा है कि 4 दिन तक काम किया। इसके बाद समूह में 3 पुरुष और आ जाता है। पहले 5 था, अब 3 आ गया, तो 8 हो गया। तो 8 दिया आपका 24 प्लस, और महिला नहीं आया तो महिला ही उतना ही होंगी, 6 ही महिला होंगी, 6 और ये 12। कितने दिन में इस काम को करेंगे? तो डी दिन में इस काम को करेंगे। तो ये टोटल काम है, इसी काम को इस तरीके से किया, तो यही भी काम, टोटल काम दोनों हो गया। ये भी टोटल काम है और ये भी सब मिलकर टोटल काम ही किया। तो यहां से देखो, काट दो आराम से। देखो कैसे कटेगा। 19 दूनी 19 तिया 19 चौका कॉमन करके काट दिए। ठीक है, 2 इकाई 2, 2 दूनी और ये 2 दूनी, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, ये कट गया आपका 7 तिया 21, 21 और यहां पे आ गया आपका कितना? तो डी बराबर 18। मतलब टोटल समय कितना लगा इस काम को करने में? 4 दिन पहले किया और डी इधर, डी का मान आपका 18। मतलब ये काम आप कितना लगा? 22 दिन में समाप्त हुआ। कितना दिन में? 22 दिन में काम समाप्त हुआ। ठीक है, 22 दिन में काम को समाप्त किए। ठीक है भाई, अगला सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को ध्यान देना। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 4/5वां भाग बेचता है, उसे डेक्स की हानि होती है। तो यहां पे आपका नहीं दिया है कि हानि कितना हो रहा है, तो ये आपका अधूरा सवाल है, नहीं बनेगा। ठीक है, वर्ष के प्रथम 3 महीने में मानव की प्रति माह औसत आय 76, प्रथम 3 महीना। ठीक है, अप्रैल में उसकी आय की अगर बात करें, तो यहां से अगर बात करें 76, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने की औसत, अप्रैल में औसत, 1 मिनट इसको लिखते हैं थोड़ा सा यहां पे, कितने महीने का है? 3 महीने का इसका। और अप्रैल में उसकी औसत, ये प्रथम 3 महीने का है। 3 महीने का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका जो है जनवरी फरवरी और ये मार्च का है। और अप्रैल की बात क्या है कि ये जो आपका तीनों महीने का औसत आय है, उसका औसत आय कितना है? इसका 75% है, तो 75% ये लिख दिए। ठीक है, यदि पूरे वर्ष का औसत आपका बोला गया है, तो ये आपका 94। इसमें देखो कैलकुलेशन है, इसमें आपको कैलकुलेशन है। पूरे वर्ष का मतलब ये 12 से गुना होगा। तो पूरे वर्ष में से अगर हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाले को घटा दें, इसमें से इसको घटा दें और एवरेज निकाल दें, तो बचा हुआ 8 महीने का एवरेज निकल जाएगा कि नहीं? अरे भाई, टोटल 12 महीने का इतना है, इसमें 12 महीने का टोटल निकाल, इसमें जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल को घटा देंगे, तो अप्रैल के बाद आपका
मई से आपका दिसंबर तक का एवरेज निकल जाएगा, दिसंबर तक का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको गुना करेंगे तो 11 35 आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, 11 35 आपका इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये आपको गुणा करेंगे 3 महीने का, तो यहां से आप देख लो, इसको इसको गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, कितना 76, 6 तिया 18, मतलब 22 82 28, गुना कर लेना। ठीक है, गुना कर लेना। 25 तिया 25 चौका, इसको काटेंगे तो 19 चौका 76 और 24 चौका 96। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7, और यहां पे आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7 0, और ये 19 तिया आपका 57। ठीक है, तो ये सभी को अगर जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद 8 2 10, 8 7 15, 15 1 16, और 2 1 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 8 7 15 5, और 2 5 7 7 1 8, और ये 2 28 53 60, 28 53 60 में से बस कैलकुलेटिव है ये, और बटा 8, तो यहां से 0 में से 0 आएगा, और 12 में से 6 गया तो यहां 6 आ जाएगा, यहां पे 12, यहां पे 8 बच गया, 8 में से 3 गया 5, और यहां पे बच गया 5, 5 में से 0 हो जाएगा, और यहां पे आपका देखने को मिला कि 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और यहां पे आपका हो गया ये। तेरह, ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां पे देखो गलती क्या की है, गलती देखो यहां पे हम क्या किए हैं, गलती यहां पे देखो हमने क्या किया है, 1 मिनट, गलती देखो यहां क्या की है, ये जो अप्रैल है तो ये आपका जो दिया हुआ है 75% अधिक है, मतलब 175/4 है, 175/100 होगा, तो ये 4 से कटेगा और ये आपका 7 से कटेगा, ये 4 से कटेगा तो यहाँ 190 और ये 24, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो गलती किए थे हम, और यहाँ पे गलती हमने किया था, तो यहाँ पे जब गलती किए थे तो ये आपका 12 12, ये अब गुना करो, 12 12 12 छक 72, ठीक है ना, तो 12 छक 72 आपका ये 2 हो गया, 12 छक 72, 72 और 7, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, और इसके बाद यहां से देख लो, ये आपका इतना आ जाएगा टोटल, यहां से अगर इसको गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 22 82 88, 82 88। ठीक है, और यहां से इसको करेंगे, देख लेना ये वाला, ठीक है, गुणा कर दिए, और बटा 8, इसको काटेंगे, बस यहां पे हम गड़बड़ क्या किए थे, इसको हम 75% अधिक नहीं लिखे थे, 75% अधिक नहीं लिखे थे, सिर्फ लिख दिए थे क्या कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिए थे 3/4 कर दिए थे, जिससे हम मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा था। ठीक है, एक बेलन का आयतन, एक बेलन है, देखिएगा इस तरीके से बेलन है, और इसके अंदर
इसके अंदर आपका एक गोला है, इसके परिता इस तरह का गोला है, ठीक है। अब यहां पे इसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या, अगर यहां से त्रिज्या आपका 2.8 है, ये भी त्रिज्या आपका 2.8 है, तो इसकी ऊंचाई भी आपका कितना होगा, 2.8 होगा। तो 2.8 होगा, तो ध्यान रखना 2.8 होगा, मतलब यहां से हाइट आपका हो जाएगा बेलन की 2.8 इंटू 2, मतलब ये 5.6 हो जाएगा। और यहाँ पे आर तो दिया हुआ है 2.8, गोले की त्रिज्या और इसकी बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर होगा। तो यहां से आपको निकालना है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है 22/7 आर स्क्वायर मतलब 2.8 इंटू 2.8 इंटू 5.6 हो जाएगा। तो यहां से 7 चौक 28, 0.4 कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे, यूनिट डिजिट को देखते हैं, गुना 8 8 नहीं होगा, सब जगह देखिए बराबर है, तो पूरा आपको गुना करना पड़ेगा। तो पूरा आप गुना कर लेना मेरे भाई, ठीक है, पूरा आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, पूरा गुना कर लेना, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट नहीं काम करेगा, गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ये काम कर सकते हैं, ये 11 से डिविजुअल है, ये 22 है, तो मतलब 11 से डिविजुअल होना चाहिए। 7 1 8 8 8 16, 9 3 11, 9 3 12, 12 4 16, कटेगा 8, ये 22 से 22 से 11 से कटेगा। अरे जो 22 से सब गुना होगा तो 22 से गुना होगा ना, तो 22 से मतलब 11 से डिविजुअल होता है, डिविजुअल हो गया 11 से, मतलब ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखते हैं यहां से 2 1 3, ये 2 1 3 8 3 11, तो ये आपका नहीं होगा, कैंसल। 11 का मल्टीपल वो नहीं होगा, देखो 11 का मल्टीपल, ये भी देखो 11 का मल्टीपल नहीं होगा, 4 4 8 8 8 और 9 9 8 17, 17 और 8 ये भी नहीं होगा, 5 6 6 8 6 8 8 7 14, और यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो मतलब एक ही वो ऑप्शन आएगा जो 11 का मल्टीपल होगा, तो ये आंसर ए होगा, 11 का मल्टीपल, ठीक है। 11 का मल्टीपल एक ही होगा। अब देखो यहां कह रहा है कि केतन 171 कुर्सी बेचा, 171 कुर्सी अगर बेची और उसे 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ हो रहा है। जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इस पे ध्यान देना, ध्यान देना इस पे कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो एक बात बताओ कि लाभ तभी होगा जब एसपी में से सीपी अगर घटेगा तभी लाभ होगा। अगर हानि की अगर बात करें कि हानि कब होता है, एसपी हानि कब होता है, सीपी में से अगर एसपी मतलब क्रय मूल्य ज्यादा हो और बेच रहे हैं उसको कम में, तो हानि होगा। तो यहां पे लाभ आपका यही होगा। मतलब कह रहा है कि 171 कुर्सी का एसपी जो बेचने पर जो दाम प्राप्त होगा और 171 कुर्सी को जो खरीदने में जो लगा होगा पैसा, इन दोनों का अंतर, मतलब 171 कुर्सी को जब हम बेचे हैं और 171 कुर्सी को जब खरीदे हैं, तो खरीदे और बेचने पर आपको 95 कुर्सी का जो मूल्य होगा उसके एसपी के बराबर आपका लाभ होगा। मतलब 95 कुर्सी का जो दाम होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। ये भी प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट को हम बराबर कर दिए। तो यहां से आपका देखिए इधर आएगा, तो ये आपका 76 एसपी हो गया और ये 100 सीपी हो गया, 171 सीपी हो गया। तो ये कट जाएगा आपका 19 से कट जाएगा, 19 चौका 76 और ये कट जाएगा 19 नमा। तो यहां से आपका सीपी और एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 9/4। मतलब 4 में कितना का फायदा हो रहा है, 4 रुपये हम खरीदे और 9 रुपये हम बेच दिए, तो 5 का फायदा हुआ। तो यही आपका निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है। तो ये आपका आ जाएगा 25 चौका, मतलब 125% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 125% का लाभ होगा। मतलब यहां पे इस बात को ध्यान देना, याद रखना। इस ये जो यहां पे हम जो विक्रय मूल्य लिए, तो 171 एसपी का विक्रय, अगर यहां पे क्रय मूल्य होता तो हम यहां पे लिखते 171 सीपी, 171 सीपी, और यहां पे आपको एसपी लिखना होता, ठीक है।
चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। सारे क्वेश्चंस आपको समझ पाए। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो नंबरिंग बताएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नंबरिंग बताएंगे, उस नंबरिंग को हम देखेंगे और फिर से समझाने की कोशिश करेंगे।